तो हम अक्सर सिनेमा में या किसी लोकप्रिय वेब सीरीज में एक बहुत ही जाना पहचाना दृश्य देखते हैं। एक युवा नायक है जो किसी छोटे से गांव या शहर से आया है और वो एक तंग कमरे में रातों को जागकर पढ़ाई कर रहा है। हाँ बिल्कुल, वो एक छोटे से टेबल लैंप की रोशनी में बैठा होता है और बैकग्राउंड में कोई बहुत ही प्रेरणादायक संगीत बजने लगता है। एक मोन्टाज चलता है। एकदम सही। और अगले ही दृश्य में वो एक शानदार लाल बत्ती वाली गाड़ी से नीली शर्ट पहनकर उतरता है। मतलब वो अफसर बन चुका है। सिनेमाई पर्दे पर ये सब बहुत ही जादुई और आकर्षक लगता है। इस पूरे संघर्ष को एक बहुत ही खूबसूरत रंगत दी जाती है। हाँ, लेकिन असली जिंदगी में जब कैमरा बंद हो जाता है और वो प्रेरणादायक बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं बजता, तब असलियत क्या होती है? द डीप डाइव के इस नए विश्लेषण में स्वागत है, जहां आज हम उस सुनहरे पर्दे के पीछे की स्याह हकीकत को सामने लाने वाले हैं। और आज का हमारा विषय है भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले लाखों छात्रों की असली, जमीनी और कड़वी सच्चाई। ये एक ऐसा विषय है जिस पर बात करना आज के समय में बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि जब सफलता की कहानियां छपती हैं तो हम केवल एक चमकता हुआ अंतिम परिणाम देखते हैं। बिल्कुल, लेकिन वो जो प्रक्रिया है जिसमें सालों का पसीना है, हताशा है, एक ही कमरे में जवानी के 10 साल गुजार देने का गहरा अंधकार है, उस पूरी प्रक्रिया को समाज बड़ी आसानी से नजरअंदाज कर देता है। और इसी छिपी हुई प्रक्रिया को पूरी गहराई से समझने के लिए आज हमारे पास बहुत ही ठोस और जमीनी सोर्स मटेरियल है। मतलब आज हम किसी हवाई थियरी पर बात नहीं करेंगे। हाँ, हमारे पास सीधे ग्राउंड रिपोर्टिंग के ट्रांसक्रिप्ट्स हैं और छात्रों के अनफिल्टर्ड इंटरव्यू मौजूद हैं। ये रिपोर्ट्स पटना के मसलपुर हाट और बाजार समिति इलाकों से लेकर प्रयागराज के सलोरी और छोटा बघाड़ा और दिल्ली के नेहरू विहार की संकरी गलियों से सीधे जमा की गई हैं। तो इस डीप डाइव का मिशन बहुत स्पष्ट है। हमें ये समझना है कि जो संघर्ष फिल्मों में इतना आकर्षक लगता है, वो असल में जमीन पर कैसा दिखता है, उसकी महक कैसी है, और इस पूरी व्यवस्था का एक युवा के मानसिक और आर्थिक जीवन पर क्या असर पड़ता है। जो भी इंसान नई जानकारी तेजी से और गहराई से समझना चाहता है, उसके लिए ये विश्लेषण सच में एक आंखें खोलने वाला अनुभव होने जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। देखिए, इस पूरी स्थिति की जड़ तक पहुंचने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि एक छात्र का दिमाग काम कैसे करता है। हाँ, सही बात है। और किसी भी इंसान का दिमाग इस बात पर बहुत हद तक निर्भर करता है कि वो शारीरिक रूप से किस माहौल में जी रहा है। हाँ, मतलब इससे पहले कि हम ये बात करें कि ये छात्र क्या पढ़ते हैं, हमें ये देखना होगा कि वे रहते कहाँ हैं। बिल्कुल, हम सीधा ये चर्चा नहीं कर सकते कि सिलेबस क्या है जब तक हम उनका रहने का कमरा न देख लें। हमारी रिपोर्ट में पटना शहर के उन इलाकों का जिक्र बहुत प्रमुखता से है जहां लगभग 10 लाख छात्र एक साथ रहते हैं। 10 लाख? ये संख्या किसी यूरोपीय देश की पूरी आबादी के बराबर है, जो सिर्फ एक शहर के कुछ मोहल्लों में सिमटी हुई है। और उनके रहने की जगह कैसी है? 10 बाय 5 फीट का एक कमरा। रिपोर्ट के शब्द बहुत स्पष्ट है। एक ऐसा कमरा जिसमें आप एक कदम अंदर रखते हैं और दूसरा कदम रखने से पहले ही सामने की दीवार आ जाती है। बाप रे। और एक एक लॉज या बिल्डिंग में 200 कमरे बने हुए हैं और उन सीलन भरे कमरों में 500 लड़के ठूसे हुए हैं। इस पूरी व्यवस्था का सबसे विडंबनापूर्ण पहलू इसका अर्थशास्त्र है। मतलब इस 10 बाय 5 के डिब्बे जैसे कमरे का किराया हर महीने 2000 रुपए। क्या बात कर रहे हैं? 2000 सिर्फ उस छोटे से डिब्बे के लिए? हाँ, और इस किराए में बुनियादी सुविधाएं भी शामिल नहीं है। न छत पे पंखा लगा है, न बिजली का बल्ब है। मतलब वो सब एक नए छात्र को खुद बाजार से खरीद कर लगाना पड़ता है। बिल्कुल, उसी जगह उसे सब खुद सेट करना पड़ता है। और कल्पना कीजिए, उसी 10 बाय 5 की घुटन भरी जगह में एक कोने में स्टोव पे खाना भी बन रहा है, उसी फर्श पे रात को सोया जा रहा है। और बारिश के दिनों में वहीं सिर के ऊपर तार बांधकर गीले कपड़े भी सूख रहे हैं। हाँ, वेंटिलेशन या ताजी हवा के नाम पे वहाँ कुछ भी नहीं है। अगर गलती से कमरे में कोई छोटी सी खिड़की है भी तो उसे खोला नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि बाहर खुले नाले बह रहे हैं। हाँ, सड़कों पर कूड़े का अंबार लगा हुआ है और उसकी तीखी बदबू सीधी कमरे में आती है। हमारी रिपोर्ट में एक बहुत ही अजीब और डराने वाला विवरण है। उन कमरों और नालियों में इतने मोटे मोटे चूहे घूमते हैं कि छात्र अपने दर्द को एक काले मजाक में बदलते हुए उन चूहों को खरगोश कहते हैं। खरगोश? हाँ।
सोचिए, चूहों का आकार इतना बड़ा है कि उन्हें खरगोश कहना पड़ रहा है। यहाँ पर इंसान के मनोविज्ञान का एक बहुत ही अजीब पहलू सामने आता है। जब कोई ऐसे माहौल में लंबे समय तक रहता है तो एक समय बाद ये सब सामान्य लगने लगता है। मतलब आदत पड़ जाती है। वाह, बिल्कुल। पटना की इन रिपोर्ट्स में साफ है कि यहाँ आने वाले नए छात्रों को डेंगू और टाइफाइड जैसी गंभीर बीमारियां आशीर्वाद स्वरूप मिलती हैं। आशीर्वाद स्वरूप? ये तो बहुत ही भयानक स्थिति है। हाँ, गंदा पानी आ रहा है, पानी की टंकियों में कीड़े तैर रहे हैं और लगभग हर छात्र अपनी शुरुआती सालों में इन बीमारियों से टूटता है, लेकिन वे इसे अपनी तैयारी का एक अनिवार्य हिस्सा मान लेते हैं। मेरे दिमाग में इस पूरी रिपोर्ट को पढ़ते हुए बार बार यही सवाल आ रहा था कि अगर हम किसी भी इंसान से कहें कि खुली नाली और सड़ते हुए कूड़े की बदबू के बीच बैठकर संविधान के जटिल अनुच्छेद याद करने हैं, तो क्या ये संभव है? ये बहुत मुश्किल है। और अगर इतनी ज्यादा गंदगी है, इतनी अव्यवस्था है, तो ये हजारों छात्र मिलकर एक साथ शिकायत क्यों नहीं करते? देखिए, बाहर से देखने पर यह सवाल बहुत तार्किक लगता है, लेकिन यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो है पावर डायनेमिक्स। मतलब सत्ता का जो पलड़ा है वो उनके खिलाफ है। बिल्कुल। ये छात्र उन मोहल्लों या इलाकों के स्थानीय वोटर नहीं हैं, वो उत्तर प्रदेश या बिहार के किसी दूर दराज गांव से आए हैं। तो स्थानीय नेताओं के लिए उनकी कोई अहमियत नहीं है। एकदम सही। स्थानीय राजनेताओं के लिए उनकी गिनती सिर्फ एक भीड़ के रूप में होती है, और अगर वे शिकायत करते भी हैं तो मकान मालिक या वहां के स्थानीय निवासी ही एकजुट होकर उन्हें पीटते हैं। अरे बाप रे, मतलब शिकायत करने पर मारपीट? हाँ, छात्रों ने इंटरव्यू में साफ कहा है कि अगर हम शिकायत करेंगे तो वो रात को रूम में घुसकर मारेंगे। इसका मतलब ये है कि स्मार्ट सिटी या स्वच्छ भारत मिशन जैसे शब्द जो इतनी चर्चा में रहते हैं, वो इन छात्र बाहुल्य गलियों में आकर सिर्फ कागजों तक सिमट जाते हैं। बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा नुकसान शारीरिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक होता है। मनोवैज्ञानिक कैसे? ये एक निरंतर चलने वाली मनोवैज्ञानिक लड़ाई है। जब किसी युवा को हर दिन सिर्फ साफ पीने के पानी या बिना बदबू वाली हवा के लिए संघर्ष करना पड़े, तो उसका दिमाग बुनियादी सुविधाओं को विलासिता मानने लगता है। यानी जो एक इंसान का बुनियादी हक है वो उसे लग्जरी लगने लगता है। हाँ, छात्र खुद को ये कहकर सांत्वना देते हैं कि अगर हम घर जैसे सुख सुविधाएं खोजेंगे तो फिर हमारी पढ़ाई कैसे होगी। यह असर में एक डिफेंस मैकेनिज्म है। ये सच में बहुत डराने वाला सच है। खैर, जब रहने की जगह ही किसी इंसान की आधी ऊर्जा चूस लेगी, तो बात यहाँ आकर टिकती है कि सीमित पैसों में ये छात्र अपना पेट और समय कैसे मैनेज करते हैं। सर्वाइवल का अर्थशास्त्र यानी जिंदा रहने की इकोनॉमी, ये इस पूरी स्थिति को समझने की दूसरी सबसे बड़ी चाबी है। हाँ, और इसी अर्थशास्त्र को प्रयागराज के छात्रों के एक बहुत ही अनोखे तरीके से समझा जा सकता है। वो कुकर वाला किस्सा। बिल्कुल, एक कुकर का चमत्कार। प्रयागराज के इन तंग कमरों में छात्र दाल, चावल, चोखा एक ही प्रेशर कुकर में एक साथ बनाते हैं। एक साथ कैसे? इसका तरीका बहुत अनोखा है। कुकर में सबसे नीचे दाल डाल दी, उसी के साथ 1-2 साबुतानू डाल दिए, फिर एक छोटे से स्टील के लोटे में चावल और पानी रखकर उस लोटे को सावधानी से दाल के बीच में रख दिया। अच्छा, और ढक्कन बंद कर दिया। हाँ, 2 सीटी बजी और एक ही बर्तन में पूरा खाना तैयार। इससे गैस की बचत होती है, समय बचता है और जाहिर है पैसों की बचत होती है। और ये कोई ऐसा प्रयोग नहीं है जो हफ्ते में एक दिन किया जाता हो। ये उन छात्रों का रोज का 7 दिन का खाना है। बिल्कुल, क्योंकि उनका महीने का कुल खर्च ही 5 से 7 हजार होता है। और कुछ मामलों में तो ये बजट सिर्फ 3 से 4 हजार रुपए तक सिमट जाता है। इतने कम पैसों में मकान का किराया, बिजली का बिल, किताबें और खाना मैनेज करना किसी जादू से कम नहीं है। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब मैं ये हिस्सा पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि ये बिल्कुल एक बिना फंड वाले स्टार्टअप की तरह है। एक स्टार्टअप जो हर एक पैसे और मिनट को ऑप्टिमाइज कर रहा है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ कोई सिलिकॉन वैली का इन्वेस्टर नहीं है। यहाँ जो पैसा जल रहा है वो किसी गरीब माता पिता की गाड़ी कमाई है। इस स्टार्टअप वाली एनालॉजी में एक दर्दनाक सच छुपा है। प्रयागराज के एक छात्र का किस्सा बहुत अहम है। उसे यूपीपीसीएस की एक नई किताब खरीदनी थी। पैसे नहीं थे तो उसने अपनी लिखी हुई 1 क्विंटल रफ कॉपियां रद्दी में बेच दी। 1 क्विंटल मतलब करीब 100 किलो रफ कॉपियां। हाँ, 100 किलो। और बदले में रद्दी वाले से क्या मिला? मात्र 700 से 800 रुपए,
जिससे वो अपनी जरूरत की बस एक नई किताब खरीद पाया। ये सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब एक युवा के सालों की मेहनत का वजन 100 किलो था और कीमत सिर्फ 800 रुपए। यहीं पर हमें दृष्टि आईएएस जैसी बड़ी कोचिंग में पढ़ने वाले एक छात्र के नजरिए को शामिल करना चाहिए। उस छात्र ने रिपोर्ट में बहुत ही गहरी बात कही है। क्या कहा उसने? उसने कहा कि इन कोचिंग सेंटर्स में दो तरह के छात्र होते हैं। एक होते हैं बैच मेकर और दूसरे होते हैं सिलेक्शन वाले। बैच मेकर, इसका क्या मतलब हुआ? असलियत में कोचिंग उद्योग इन छात्रों से ही चल रहा है। एक बैच में अगर 400 बच्चे बैठे हैं तो सिलेक्शन मुश्किल से 10 बच्चों का ही होगा। वो 10 बच्चे उनके विज्ञापनों का चेहरा बनेंगे। अच्छा, और बाकी के 390 बच्चे बैच मेकर हैं। बिल्कुल। उन बच्चों की फीस से उस पूरे संस्थान का इंफ्रास्ट्रक्चर चलता है। हजारों की भीड़ में से चंद लोग चुने जाते हैं, लेकिन स्थानीय अर्थव्यवस्था इसी 5000 रुपए महीने पर टिकी है। मतलब चौराहे का चाय वाला हो या रद्दी वाला, सब इन्हीं छात्रों के बजट से चल रहे हैं। एकदम सही। ये तो बहुत बड़ा नजरिया है। अब इस स्टार्टअप वाले संघर्ष को थोड़ा आगे ले चलते हैं। 1-2 साल तक ये कंजूसी ठीक लगती है, लेकिन क्या हो जब ये संघर्ष 10 या 15 साल खिंच रहे? जब ये शारीरिक संघर्ष बहुत लंबा खिंच जाता है तो वो एक गहरे मानसिक तनाव में बदल जाता है। समय की मार यहाँ सबसे ज्यादा क्रूर होती है। हाँ, हमारी रिपोर्ट में प्रयागराज के अंकित का जिक्र है, जिनकी उम्र 31 वर्ष है और वो 2012 से तैयारी कर रहे हैं। मतलब 12-13 साल बीत चुके हैं। और दिल्ली के नेहरू विहार के आशुतोष भैया का उदाहरण तो और भी झकझोरने वाला है। वो 2015 से लगे हैं और यूपीएससी के सारे अटेम्प्ट खत्म हो चुके हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि उनकी माँ ने उनकी पढ़ाई के लिए 15-20 बीघा जमीन बेच दी। 15-20 बीघा जमीन, ये तो पीढ़ियों की सुरक्षा दांव पर लगाने जैसा है। और इसके साथ जो सामाजिक दबाव आता है उसका वजन बहुत भारी होता है। अंकित ने इंटरव्यू में बताया कि चौराहे पर सब्जी लेते वक्त अगर कोई परिचित दिख जाए तो छिपना पड़ता है। नजरें चुरानी पड़ती हैं। जो लड़का बड़ा सपना लेकर निकला था, वो अब टीजीटी, पीजीटी या किसी ग्रुप डी की छोटी सी नौकरी पाने के लिए हताश है। हाँ, सिर्फ इसलिए ताकि समाज में थोड़ी सी इज्जत बच सके। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा आलोचनात्मक रवैया अपनाते हुए एक सवाल पूछना चाहूंगी। हाँ बिल्कुल। इतने सालों बाद कोई हार क्यों नहीं मान लेता? अगर एक 31 साल का युवा अपनी माँ से फॉर्म भरने के लिए 500 रुपए मांगने में शर्मिंदगी महसूस कर रहा है, तो वो ये सब छोड़कर कोई प्राइवेट नौकरी क्यों नहीं कर लेता? ये सवाल किसी के भी मन में आ सकता है, लेकिन अगर हम इसे मनोविज्ञान से जोड़ें तो इसे संक कॉस्ट फैलेसी या डूबत लागत का भ्रम कहते हैं। मतलब जब किसी चीज में इतना समय और पैसा लगा दिया हो तो इंसान उसे छोड़ नहीं पाता। बिल्कुल, उसे लगता है शायद अगली बार निकल जाए, अब पीछे हटा तो सब खत्म हो जाएगा। और दूसरा कारण है सामाजिक ताना बाना। सामाजिक दबाव। इन राज्यों में सरकारी नौकरी सिर्फ रोजगार नहीं है, बल्कि समाज में रुतबा है। खाली हाथ वापस लौटना मौत से भी बदतर फिलजलता मानी जाती है। समझ गई। मतलब वो समाज की उम्मीदों के जाल में फंस चुके हैं, लेकिन जिस सिस्टम का वे हिस्सा बनना चाहते हैं वो उनके साथ क्या कर रहा है? अगर हम रिपोर्ट के इस हिस्से को देखें तो ये सबसे कड़वा सच है। परीक्षाओं के आयोजन में सालों की देरी हो रही है। मानसिक शांति के लिए छात्र क्या करते हैं? जब इंसान के हाथ से सब फिसल जाता है तो वो आध्यात्म की तरफ मुड़ता है। आशुतोष भैया जैसे छात्र अब कूड़ेदान के पास से बचा हुआ खाना उठाकर गायों और कुत्तों को खिलाते हैं। और वो गीता पढ़ते हैं, इंटरनेट पर अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज के वचनों को सुनते हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो जब सिस्टम पूरी तरह से निराश कर देता है तो इंसान के पास भाग्य पर भरोसा करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। वो समय से पहले कुछ नहीं मिलता जैसे विचारों से खुद को जिंदा रखते हैं। बिल्कुल, ये दर्द को सहने का एक तरीका है। ये बहुत बड़ा विरोधाभास है। जो छात्र देश के संविधान और नीतियों को सबसे गहराई से पढ़ रहे हैं, वही सबसे खराब प्रशासनिक नीतियों का शिकार हो रहे हैं। एकदम सही। तो इस सब का क्या मतलब है? आज के इस विश्लेषण को अगर हम समेटें तो हमने पटना के चूहों वाले कमरों से लेकर प्रयागराज के एक कुकर वाले खाने और दिल्ली की गलियों में खोए हुए यौवन का सफर तय किया। ये वो सच्चाई है जो विज्ञापनों में कभी नहीं दिखती। इसलिए सुनने वालों की ने ये याद रखना जरूरी है कि अगली बार जब कोई खबर आए कि किसी परीक्षा के लिए लाखों फॉर्म भरे गए हैं, तो याद रखा जाए कि उन आंकड़ों के पीछे 10 बाय 5 का एक कमरा है और 1 क्विंटल रफ कॉपियों की मेहनत है। एक ऐसा जीवन जो शायद एक बेहतर व्यवस्था का हकदार था। हाँ, और अंत में एक नया सवाल छोड़कर जाते हैं।
अगर किसी देश के सबसे अनुशासित और अपना सब कुछ दांव पर लगा देने वाले लाखों युवा अपने जीवन के सबसे सुनहरे 10 साल अंधेरे कमरों में बैठकर सिर्फ पुरानी किताबें रटने में निकाल देंगे, तो उस देश के भविष्य और इनोवेशन का क्या होगा? बिल्कुल, तो उस देश के आर्थिक विकास की असली कीमत क्या होगी, ये सोचने वाली बात है। इसी विचार